एयरबस A380 आज के दौर का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन माना जाता है। एक ऐसा महलनुमा जहाज जिसमें एक साथ 850 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। मगर सवाल ये है, इतना दियोकत जैसा जहाज आखिर बनता कैसे है? यूरोप के कोने कोने में इसके हिस्से अलग अलग मुल्कों में तैयार होते हैं, लेकिन ये इतने बड़े पार्ट्स एक ही जगह तक पहुंचते कैसे हैं? क्या कोई ऐसा कार्गो प्लेन है जो इन्हें उठा सके, या एयरबस ने इसका हल किसी और तरीके से निकाला? यही वो राज है जिसको समझने के लिए हमें उस सफर पर चलना होगा जहां इंजीनियरिंग और इंसानी जिद मिलकर हदों को तोड़ती है। समंदर की लहरों से लेकर तंग गलियों तक, पुराने पुलों के नीचे से लेकर अंधेरी रातों के हाईवे तक, हर कदम पर एक नया इम्तिहान, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि एयरबस ने दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसे तैयार किया। ये कहानी है शानदार इंजीनियरिंग, बेपनाह हौसले और इंसानी हिम्मत की, जब नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया। इस दिलचस्प सफर में मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। In the world of aviation, there was a dream so ambitious many said it could never fly. A machine larger than anything the skies had ever seen. A double-deck giant designed to carry the world. But creating the Airbus A380 wasn't just about size. It was about defying the limits of physics, technology, and belief. Built across continents, every piece of this aircraft had to travel thousands of miles before it could ever leave the ground. And when it finally took flight, it wasn't just a plane. It was a symbol of what humanity could achieve when it dared the impossible. This is the story of how the world's largest passenger plane conquered the skies. तो शुरुआत होती है 1960 की दिहाई से, जब यूरोप के 4 बड़े मुल्क फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम एक ऐसे ख्वाब के पीछे चले जिन्होंने दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। ये ख्वाब था अमेरिका की बोइंग का मुकाबला करने का। उस वक्त बोइंग कमर्शियल एविएशन की दुनिया पर हुकूमत कर रही थी और यूरोप चाह रहा था कि उसका भी एक अपना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जायंट हो। 1970 में एयरबस का जन्म हुआ, लेकिन ये अलायंस जितनी बड़ी थी उतनी ही मुश्किल भी। हर मुल्क अपनी एक्सपर्टीज और फैक्ट्रीज अपने मुल्क में ही रखना चाहता था। फ्रांस ने नोज सेक्शन और सेंट्रल कंपार्टमेंट्स अपने जिम्मे लिए। जर्मनी ने टेल सेक्शन के लिए हैम्बर्ग को मरकज बनाया। यूके के ब्रॉटन में विंग्स तैयार होने लगे और स्पेन के कैडिस में टेल असेंबलीज बनने लगी। ये फैसला सियासी तो था, लेकिन इसका बोझ एयरबस को लॉजिस्टिक की सूरत में उठाना पड़ा। आज एयरबस की 11 प्रोडक्शन साइट यूरोप के मुख्तलिफ कोनों में फैली हुई हैं। हर साइट अपना एक खास हिस्सा तैयार करती है, जो आखिरकार फ्रांस के टोलोस तक पहुंचता है, जहां फाइनल असेंबली होती है। और यहाँ से शुरू होता है असली चैलेंज, प्रोडक्शन का नहीं बल्कि स्पीड और टाइमिंग का। एयरबस हर साल तकरीबन 1000 एयरक्राफ्ट बनाती है, मतलब रोज के तकरीबन 3 नए जहाज। ऐसी स्पीड में एक दिन की लेट डिलीवरी भी $1 मिलियन का नुकसान ला सकती है। पहले ट्रक्स और शिप्स से पार्ट भेजे जाते थे, लेकिन वो सफ़र आहिस्ता और ख़तरों से भरपूर था। रोड कंडीशंस, ट्रैफिक और मौसम अक्सर स्केड्यूल उलट देते थे। एयरबस को एक नए, तेज़ और महफूज तरीका चाहिए था, एक ऐसा सिस्टम जो उनके ख्वाब की रफ्तार को रोक ना सके। बस फिर 1994 में एयरबस ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पर काम शुरू कर दिया। आर्कटिक ओशन में एक बड़ी और दिलचस्प व्हेल पाई जाती है जिसका नाम है बेलुगा। इसका बदन मोटा और गोल शेप में होता है, बिल्कुल एक हवा भरे बलून की तरह। इसी से इंस्पायर होकर एयरबस ने सोचा कि अगर समंदर की गहराइयों में एक व्हेल इतना वजन उठाकर तैर सकती है, तो आसमान में ऐसा ही एक कार्गो प्लेन क्यों नहीं उड़ सकता। और यूं पैदा हुआ एयरबस बेलुगा, दुनिया का सबसे अजीब लेकिन बेपनाह काम का कार्गो एयरक्राफ्ट। इसका फ्यूसलेज इतना बड़ा था कि सबसे बड़े एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी आसानी से अंदर फिट हो जाते। 56 मीटर लंबा और 17 मीटर ऊंचा, यानी एक ओलंपिक स्विमिंग पूल से भी लंबा और 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। अंदरूनी हिस्सा इतना वसी कि कई 100 छोटी गाड़ियां एक साथ इसके अंदर आ सकती थीं। सबसे खास इसका खुलने वाला नोज सेक्शन था, जो किसी गाड़ी की बोनट की तरह ऊपर उठ जाता। जैसे ही नोज खुलती, एयरक्राफ्ट पार्ट्स सीधा सामने से स्लाइड करते हुए अंदर चले जाते, जो कि इनकी लोडिंग और ऑफलोडिंग को प्रिसाइज और सेफ बना देते। बेलुगा ने एयरबस के लिए सब कुछ बदल दिया। पहले जो पार्ट्स ट्रक और शिप के जरिए महीनों में टोलूस तक पहुंचते थे, अब वही बेलुगा सिर्फ 2 घंटों में यूरोप के किसी भी कोने से ले आता था। इस रफ्तार ने प्रोडक्शन लाइन को बिल्कुल सीमलेस बना दिया। हर पार्ट वक्त पर पहुंचता, असेंबली बिना रुकावट के चलती रहती। एयरबस के लिए ये सिर्फ एक प्लेन नहीं रहा, ये उनके लिए लाइफलाइन बन गया। लेकिन वक्त गुजरता गया और एयरबस के सामने एक नई मुश्किल आई, जिसका नाम था एयरबस A380। 2004 में जब दुनिया के सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन लॉन्च हुआ, तो उसके साइज ने एयरबस के इंजीनियर को भी हैरान कर दिया। A380 का फ्यूजलेज 8.4 मीटर ऊंचा था, जबकि बेलुगा एक्स्ट्रा लार्ज का कार्गो कंपार्टमेंट सिर्फ 7.5 मीटर तक था। मतलब कि A380 की बॉडी बेलुगा के अंदर फिट ही नहीं होती थी। और मसला यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसके विंग्स इतने बड़े थे कि उन्हें किसी भी कार्गो प्लेन के अंदर डालना मुमकिन नहीं था। एयरबस ने हर मुमकिन हल सोचा, क्या फ्यूसलेज को छोटे सेक्शन में तोड़ दिया जाए, लेकिन विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक्स, हाइड्रोलिक लाइंस और सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल लोड होता है। उन्हें टुकड़ों में तोड़ने का मतलब था जहाज की सेफ्टी और स्टेबिलिटी दोनों का रिस्क लेना।
फिर सोचा गया कि क्या एक और बड़ा बेलुगा बनाया जाए, बेलुगा डबल एक्स्ट्रा लार्ज, मगर इस आइडिया के साथ भी मुश्किलात बढ़ती गईं। नए इंजन्स, नए एरोडायनेमिक्स कैलकुलेशन और नए सर्टिफिकेशन, सब मिलकर अरबों यूरो का खर्चा बन जाता। लेकिन सबसे बड़ा मसला था A380 की लिमिटेड डिमांड। हर एयरलाइन इतना बड़ा जहाज ऑपरेट नहीं कर सकती थी। हर एयरपोर्ट के पास ना इतना लंबा रनवे था, ना स्पेशल गेट्स, ना बोर्डिंग ब्रिजेस। मतलब कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ चंद एयरक्राफ्ट के लिए करना एयरबस के लिए ना अक्लमंदी थी, ना सस्टेनेबिलिटी। आखिरकार एयरबस ने बेलुगा डबल एक्सल लार्ज का प्लान ड्रॉप कर दिया। इस तरह जब एयर रोड्स हर सिम से बंद हो गया तो एयरबस ने समुद्र का सहारा लिया, मगर ये सफर किसी आम कार्गो के लिए नहीं था। एयरबस ने स्पेशली डिजाइन किए हुए रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स बनवाए, जिन्हें रोरो शिप्स भी कहा जाता है। इन शिप्स की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि एयरक्राफ्ट के बड़े हिस्सों को व्हील पर चलाकर सीधा अंदर रोल कर दिया जाता था। ना क्रेन्स का झमेला, ना लिफ्टिंग का खतरा, हर चीज स्मूथ, प्रिसाइज और सेफ। इनमें से एक शिप थी द सिटी ऑफ हैम्बर्ग, 126 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी, जिसका कार्गो स्पेस बेलुगा एक्सल लार्ज से 5 गुना ज्यादा था। जर्मनी के हैम्बर्ग पोर्ट से A380 के बड़े हिस्सों का सफर शुरू हो जाता है। विंग्स, फ्यूजलेज और टेल असेंबली को स्पेशल रोलिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। फिर ये प्लेटफॉर्म फेरी की तरह सीधा शिप के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ये समुद्री रास्ता इतना आसान नहीं। बीच में नॉर्थ सी आता है, जहाँ 5 मीटर तक ऊंची लहरें आम बात है। ऐसी सूरत में एक छोटी सी वाइब्रेशन भी एयरबस की मल्टी-मिलियन डॉलर पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए सेफ्टी प्रोटोकॉल हद से ज्यादा सख्त रखे जाते हैं। हर 4 घंटे बाद क्रू चेंज और लॉक चेक करते हैं। कैमरास 24 घंटे कार्गो पर नजर रखते हैं और हर हरकत रिकॉर्ड होती है ताकि किसी किस्म का रिस्क बाकी न रहे। लंबे समुद्री सफर के बाद ये शिप फ्रांस के सेंट नजायर पोर्ट पर पहुंचती है, जहां से शुरू होता है एयरबस का सबसे नाजुक फेस। यहाँ पार्ट्स को रोरो शिप से उतारकर स्पेशली डिजाइन किए गए बार्गेस पर लोड किया जाता है, जो गैरोन रिवर के रास्ते बॉर्डियोस की तरफ रवाना होती है। मगर गैरोन रिवर अपने अंदर एक ऐसा इम्तिहान छुपाई बैठी है जिसे इंजीनियर द 3 मिनट चैलेंज कहते हैं। रिवर पर 1810 में बना 500 मीटर लंबा पॉन्ट डी पेयर ब्रिज एयरबस के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। इसके आर्क छोटी और अनइवन है और सिर्फ एक आर्क नंबर 9 इतनी चौड़ी है कि बार्जेस उसके नीचे से गुजर सकती है। लेकिन यहाँ भी दोनों तरफ सिर्फ कुछ इंचेस का गैप होता है। जरा सा इधर उधर होना भी करोड़ों का एयरक्राफ्ट पार्ट्स तबाह कर सकता है। पानी की ऊंचाई भी हर घंटे बदलती रहती है। गैरोन का फ्लो ओशन टाइड्स पर डिपेंड करता है। जब टाइड हाई होती है तो पानी बढ़ जाता है और आग की ऊंचाई कम हो जाती है। जब टाइड लो होती है तो पानी गिरता है और रास्ता खुल जाता है। कैप्टन के पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त होता है। जब टाइड बिल्कुल परफेक्ट होती है, उस छोटी सी विंडो में पूरी बार्जेस को आग के नीचे से निकालना होता है। अगर 1 सेकंड भी डिले हो जाए तो पूरा कॉन्वे 12 घंटे तक रुक जाता है और एयरबस का प्रोडक्शन लाइन जाम हो जाता है। इस चैलेंजेस को हल करने के लिए बार्जेस में एडजस्टेबल प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं, जो टाइड के हिसाब से ऊपर नीचे किए जा सकते हैं ताकि हाइट परफेक्ट कंट्रोल में रहे। ये कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग और प्रिसीशन एयरबस के लॉजिस्टिक को एक नई पहचान देते हैं। एक ऐसी सप्लाई चेन जो सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं बल्कि इंसानी महारत, सब्र और जिद का इम्तिहान है। और यूं तूफानी लहरों और तंग पुलों के दरमियान से गुजरता हुआ एयरबस का सुपर कॉन्वे हर दफा वो कारनामा अंजाम देता है जो दुनिया के लिए नामुमकिन लगता है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। जहां पानी का रास्ता मुकम्मल होता है, वहां जमीन का सफर शुरू होता है। बॉर्डियोस से टोलियस अभी भी 250 किलोमीटर दूर है और अब ये हिस्सा मिलता है उन रास्तों का जहां से एयरबस के अजीम पर्जे गुजरते हैं। ये सफर कोई आम ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि एक इंजीनियर पैरेड है, जहां हर ट्रक आधी फुटबॉल फील्ड जितना लंबा 650 हॉर्स पावर का इंजन और 96 फील्ड लेकर रात के अंधेरों में निकलता है। ये कॉन्वे सिर्फ रात के वक्त चलता है, जब शहर सो जाते हैं। जब ट्रैफिक का शोर खत्म हो जाता है तब ये जायंट ट्रक्स हाईवे पर रवाना हो जाते हैं। पुलिस कॉन्वे के आगे चलकर रास्ता साफ करती है और 40 लोगों की टीम जिसमें इंजीनियर्स और एस्कॉर्ट कार शामिल होते हैं। अगर कोई मसला हो, कोई मोड़ मुश्किल लगे तो फौरन हल निकाला जाए। सबसे ज्यादा इम्तिहान तब होता है जब ये ट्रक छोटे शहरों के तंग राउंड अबाउट्स और नैरो कॉर्नर से गुजरते हैं। सोचिए एक 50 मीटर लंबा ट्रक जिसके पीछे 15 मीटर लंबा विंग लटका हुआ है। जब ये टर्न लेता है तो वो विंग लैंप पोस्ट, दरख्तों और मकानों की छतों से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर रहता है। कॉन्वॉय की स्पीड सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर होती है और मोड़ पर और भी कम, क्योंकि जल्दी सिर्फ खतरा बढ़ा सकती है। ये सफर आहिस्ता मगर यकीनी कदम से आगे बढ़ता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एयरबस का पूरा निजाम खुद इंजीनियर परफेक्शन की मिसाल है। और फिर जब ये पार्ट्स टोलोस के असेंबली प्लांट तक पहुंच जाते हैं तब आती है वो जगह जहां असली जादू पैदा होता है। हाईटेक सिस्टम के जरिए कुछ ही घंटों में हर कंपोनेंट्स अपनी जगह पर जोड़ने लगता है। लेकिन ये असेंबली कोई सिंपल टास्क नहीं। A380 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए 19,000 से ज्यादा रिवेट्स सिर्फ फ्यूजलेज के लिए लगते हैं और 4,000 से ज्यादा विंग्स को जोड़ने के लिए। हर रिवेट्स का एंगल, फोर्स और पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। पहले नोज, सेंट्रल और टेल सेक्शन को जोड़ा जाता है, फिर विंग्स अटैच किए जाते हैं। ये सबसे क्रूशियल स्टेप होता है क्योंकि पूरी फ्लाइट का बोझ इन्हीं पर होता है। उसके बाद इंजन लगते हैं, वायरिंग और हाइड्रोलिक सिस्टम इंस्टॉल होते हैं और अंदर से एयरक्राफ्ट का इंटीरियर तैयार होता है, सीट, गैलीज, लेबोरेटरीज और एंटरटेनमेंट सिस्टम। आखिर में एयरक्राफ्ट को एयरलाइन के रंगों में पेंट किया जाता है और फिर टेस्टिंग का सफर शुरू होता है, ग्राउंड से लेकर हवा तक।
एक A380 को मुकम्मल होने में तकरीबन 9 महीने लगते हैं और हर एक मिनट उस प्रोफेशन के लिए लगाया जाता है जहां इंसानी इंजीनियरिंग और ख्वाब एक दूसरे से मिलते हैं। जब एयरबस A380 का फाइनल लिविड अपनी जगह पर लगता है और उसका चमकता हुआ बदन हैंगर से बाहर निकलता है तो लगता है जैसे इंसानी मेहनत ने लोहे को जान बख्शी हो। लेकिन इस कहानी का असली स्केल तब समझ आता है जब हम उसके नंबर्स देखते हैं, वो तादाद जो बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग एम्पायर था। A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन सिर्फ 251 यूनिट तक लिमिटेड रहा, लेकिन हर यूनिट के पीछे यूरोप के 4 मुल्कों का कॉर्पोरेशन, हजारों लोगों की मेहनत और 9 महीनों की लगातार कोशिश छुपी है। इस जहाज़ को हर एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लंबे रनवेज, मजबूत टैक्सीवेज और डबल डेकर गेट्स। सिर्फ वही एयरपोर्ट इसे संभाल सकते हैं जिनके पास सब्र और स्किल दोनों हो। इन 251 एयरक्राफ्ट में से आधे से ज़्यादा एमिरेट्स के पास हैं। एमिरेट्स ने A380 पर दाव लगाया और आज ये जहाज़ दुबई के स्काईलाइन का हिस्सा बन चुका है। एमिरेट्स के A380 में वो कंफर्ट मिलता है जो किसी और फ्लाइट में नहीं, जहां फर्स्ट क्लास पैसेंजर 40,000 फीट की ऊंचाई पर शावर लेते हैं और केबिन का हर कोने एक भरपूर रौनक देता है। लेकिन ये परफेक्शन महंगी भी है। एक A380 की कीमत $445 मिलियन है, यानी इतनी के उस पैसे में 5 बोइंग 737 खरीदे जा सकते हैं। एयरलाइंस के लिए फैसला मुश्किल है कि एक बड़ा जहाज खरीदा जाए जो सब कुछ एक साथ ले जाए या छोटे प्लेन्स जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दें। A380 की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और फिलहाल एयरबस ने इसकी प्रोडक्शन रोक दी है। अब नए A380 नहीं बन रहे, मगर जो उड़ रहे हैं वो अब भी इंजीनियरिंग का फकर का परचम बुलंद किए हुए हैं। A380 ने साबित कर दिया कि इंसानी सोच की कोई हद नहीं होती। जब बोइंग 747 दुनिया का सिंबल था, तब यूरोप ने दुनिया को दिखाया कि मुश्किल सिर्फ उनके लिए होती है जो कोशिश छोड़ देते हैं। आज जब आप किसी एयरबस में सफ़र करते हैं, छोटे A320 से लेकर अजीम A380 तक, तो याद रखिएगा इस जहाज़ के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों को पढ़ दिए। इंजीनियरिंग सिर्फ डिज़ाइन नहीं, जज्बा है, और एयरबस A380 उस जज्बे का जिंदा सबूत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और चैनल ब्लॉग बाय बासित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।